पीरे कामिल। मैं डॉक्टर जलाल अंसर से मिलना चाहती हूँ, इमामा ने रिसेप्शनिस्ट से कहा। अपॉइंटमेंट है आपकी? उसने पूछा। नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है। फिर तो वो आपसे नहीं मिल सकेंगे। अपॉइंटमेंट के बगैर वो किसी पेशेंट को नहीं देखते, उसने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में कहा। डॉक्टर साहब जानते हैं कि आप इस वक्त उनसे मिलने आएंगी? रिसेप्शनिस्ट ने उसे गौर से देखते हुए कहा। नहीं, उसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। 1 मिनट में उनसे पूछती हूँ, उसने रिसीवर उठाते हुए कहा। आपका नाम क्या है? वो रिसेप्शनिस्ट का चेहरा देखने लगी। आपका नाम क्या है? उसने अपना सवाल दोहराया। इमामा हाशिम। उसे याद नहीं उसने कितने सालों बाद अपना नाम लिया था। सर, कोई खातून आपसे मिलना चाहती हैं, वो कह रही हैं कि आपकी दोस्त है। इमामा हाशिम नाम है उनका। दूसरी तरफ से जलाल की गुफ्तगू सुनती रही। ओके सर। फिर उसने रिसीवर रख दिया। आप अंदर चली जाएं, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। वो सर हिलाते हुए दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। जलाल अंसर का एक मरीज बाहर निकल रहा था और वो खुद अपनी मेज के पीछे खड़ा था। इमामा ने उसके चेहरे पे हैरत देखी थी। वो अपने धड़कते दिल की आवाज बाहर तक सुन सकती थी। उसने जलाल अंसर को 8 साल और कितने माह के बाद देखा था। इमामा ने याद करने की कोशिश की, उसे याद नहीं आया। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इमामा, जलाल ने आगे बढ़कर उसकी तरफ आते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो उसके चेहरे से नजरें हटाए बगैर बोली। पिछले 8 साल से ये चेहरा हर वक्त उसके साथ रहा था और ये आवाज भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ बैठो, उसने अपनी टेबल के सामने पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो खुद टेबल के दूसरी जानिब अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गया। वो हमेशा से जानती थी वो जलाल अंसर को जब भी देखेगी उसका दिल इस तरह बेकाबू होगा, मगर इतनी खुशी ऐसी सरशारी थी जो अपने रग पे में खून की तरह दौड़ती महसूस कर रही थी। क्या पियोगी? चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक? वो उससे पूछ रहा था। जो आप चाहें। ओके, कॉफी मंगवा लेते हैं। तुम्हें पसंद थी? वो इंटरकॉम उठाकर किसी को कॉफी भिजवाने की हिदायत दे रहा था और वो उसका चेहरा देख रही थी। उसके चेहरे पे दाढ़ी अब नहीं थी। उसका हेयर स्टाइल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। उसका वजन पहले के निस्बत कुछ बढ़ गया था। वो पहले की निस्बत बहुत पुरएतमाद और बेतकल्लुफ नजर आ रहा था। तुम आजकल क्या कर रही हो? रिसीवर रखते ही उसने इमामा से पूछा। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रही हूँ। एमबीबीएस तो छोड़ दिया था ना तुमने? हाँ, एमबीबीएस। हाँ, एमएससी किया है केमिस्ट्री में। कौन सी कंपनी है? इमामा ने नाम बताया। वो तो बहुत अच्छी कंपनी है। वो कुछ देर उस कंपनी के बारे में तारीफी तबसरा करता रहा। वो चुपचाप उसे देखती रही। मैं स्पेशलाइजेशन करके आया हूँ, वो अपने बारे में बताने लगा। वो पलकें झपकाए बगैर किसी मामूल की तरह उसे देखती रही। बाज लोगों को सिर्फ देखना ही कितना काफी होता है, उसने उसे बात करते देखकर सोचा था। 1 साल हुआ है इस हॉस्पिटल को शुरू किए और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है मैरी। वो बोलता रहा। कॉफी आ चुकी थी। तुम्हें मेरा कैसे पता चला? वो कॉफी का कप उठाते हुए बोला। मैंने आपके हॉस्पिटल के बोर्ड पर आपका नाम पढ़ा, फिर राबिया से मुलाकात हुई। आप जानते होंगे, जैनब भी वाकिफ थी उससे। राबिया फारूक की बात कर रही हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उसका शोहर डॉक्टर फारूक मेरे साथ काम करता है, उसने कॉफी पीते हुए कहा। हाँ, वही। फिर मैं यहाँ आ गई। इमामा ने अभी कॉफी नहीं पी थी। काफी गर्म थी और बहुत गर्म चीजें नहीं पीती थी। उसने किसी ज़माने में मेज़ की दूसरी जानिब बैठे हुए शख्स को आइडियलाइज़ किया था। उसका ख़्याल था कि उसमें हर खूबी थी, हर वो खूबी जो एक मुकम्मल मर्द में होनी चाहिए, हर वो खूबी जो वो अपने शोहर में देखना चाहती थी। 8.5 साल गुजर गए थे और इमामा को यकीन था कि वो अब भी वैसा ही है। चेहरे से दाढ़ी के हट जाने का मतलब ये नहीं हो सकता कि उसको अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना रही हो। अपने हॉस्पिटल के कामयाबी के कसीदे पढ़ते हुए भी इमामा उसकी उसी आवाज़ को अपने कानों में गूंजता हुआ महसूस कर रही थी, जिस आवाज़ ने एक बार उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला आसान कर दिया था। वो उसके मुंह से कामयाब, प्रैक्टिस और शोहरत का सुनकर मसरूर थी। जलाल ने जिंदगी में उन्हीं कामयाबियों को समेटने के लिए 8.5 साल पहले उसे छोड़ दिया था, मगर वो खुश थी। आज सब कुछ जलाल अंसर की मुट्ठी में था। कम अज कम आज फैसला करने में उसे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। तुमने शादी कर ली? बात करते करते उसने अचानक पूछा। नहीं, इमामा ने मध्यम आवाज में जवाब दिया। तो फिर तुम कहाँ रहती हो? क्या अपने पेरेंट्स के पास? जलाल इस बार कुछ संजीदा था। नहीं, फिर? अकेली रहती हूँ। पेरेंट्स के पास कैसे जा सकती थी? उसने मध्यम आवाज में कहा। आपने शादी कर ली? जलाल ने कॉफी का एक घूंट पी लिया।
हाँ, शादी कर ली और अलहदगी भी हो गई। 3 साल का एक बेटा है मेरा, मेरे पास ही होता है, जलाल ने बेतासुर लहजे में कहा। आई एम सॉरी, इमामा ने इजहार अफसोस किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा हुआ ये शादी खत्म हो गई। इट वॉज नॉट अ मैरिज, इट वॉज अ मैस। जलाल ने कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए कहा। कुछ देर कमरे में खामोशी रही, फिर उसी खामोशी को इमामा ने तोड़ा। बहुत साल पहले एक बार फिर मैंने आपको प्रपोज किया था जलाल। जलाल उसे देखने लगा। फिर मैंने आपसे शादी के लिए रिक्वेस्ट की थी। आप उस वक्त मुझसे शादी नहीं कर सके। क्या मैं ये रिक्वेस्ट आपसे दोबारा कर सकती हूँ? उसने जलाल अंसर के चेहरे का रंग बदलते देखा। अब तो हालात बदल चुके हैं, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, ना ही मेरे पेरेंट्स के किसी रद्द अमल का आपको अंदेशा होगा, ना ही आपके पेरेंट्स एतराज करेंगे। अब तो आप मुझसे शादी कर सकते हैं। वो जलाल का जवाब सुनने के लिए रुकी। वो बिल्कुल खामोश था। उसकी खामोशी ने इमामा के एहसाब को मुज़महल किया। शायद ये इसीलिए खामोश है क्योंकि इसने अपनी पहली शादी या बेटे का ख्याल होगा। इमामा ने सोचा। मुझे उसे बताना चाहे कि मुझे उसकी पहली शादी की कोई परवाह नहीं है, ना ही उसकी इस बात पर एतराज़ है कि उसका एक बेटा भी है। जलाल, मुझे आपकी शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। जलाल ने उसकी बात काट दी। इमामा, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं? मोहब्बत की बात नहीं है इमामा, अब बहुत वक्त गुजर चुका है। वैसे भी एक शादी नाकाम होने के बाद मैं फौरी तौर पर दूसरी शादी नहीं करना चाहता। मैं अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहता हूँ। जलाल, आपको मुझसे तो कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ तो आपकी शादी नाकाम नहीं हो सकती। फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जलाल ने उसकी बात काट दी। मैं इंतजार कर सकती हूँ। जलाल ने एक गहरा सांस लिया। इसका कोई फायदा नहीं है इमामा, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि तुमसे शादी कर सकूं। वो दम साधे उसे देखती रही। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, दोबारा मैं अपनी मर्जी नहीं करना चाहता। दूसरी शादी मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से करना चाहता हूँ। आप अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता दें, शायद वो आपको इजाजत दे दें। उसने डूबते हुए दिल के साथ कहा। नहीं बता सकता इमामा, देखो कुछ हकाइक है जिनका सामना मुझे और तुम्हें बहुत हकीकत पसंदी से करना चाहिए। मैं अपने लिए तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ और इसमें कोई शुबह नहीं कि किसी ज़माने में मैं भी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व था, या ये कह लो कि मोहब्बत करता था। मैं आज भी तुम्हारे लिए दिल में बहुत खास जज्बात रखता हूँ और हमेशा रखूंगा, मगर जिंदगी जज्बात के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। वो रुका। इमामा कॉफी के कप से उठते धुएं के पार उसका चेहरा देखती रही। तुम जब 7-8 साल पहले अपना घर छोड़ रही थी तो मैंने तुम्हें समझाया कि इस तरह ना करो, लेकिन तुमने इस मामले को अपनी मर्जी से हैंडल किया। अपने पेरेंट्स को मुझसे शादी के लिए कन्विंस करने के बजाय तुम मुझे मजबूर करती रही कि मैं तुमसे छुप कर शादी कर लूं। मैं ऐसा नहीं कर सका और न ही यह मुनासिब समझा। मजहब की बात अपनी जगह, मगर मजहब के साथ मुआशरा भी तो कोई चीज़ होता है जिसमें हम रहते हैं और जिसकी हमें परवाह करनी चाहिए। इमामा को यकीन नहीं आया। वो ये सब उस शख्स के मुंह से सुन रही थी जो, तुम तो चली गई मगर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा इस तरह गायब हो जाना कितना बड़ा स्कैंडल साबित होगा, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स ने प्रेस में यह खबर नहीं आने दी, मगर पूरे मेडिकल कॉलेज को तुम्हारे इस तरह चले जाने का पता था। पुलिस ने तुम्हारी बहुत सारी फ्रेंड्स और क्लास फेलो से तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन की। जैनब भी इसमें शामिल थी। खुशकिस्मती से हम बच गए। वो उठ खड़ा हो गया। मैंने इतने साल मेहनत करके अपना मकाम बनाया है। मैं इतना बहादुर नहीं हूं कि मैं तुमसे शादी करके लोगों की चेमगुइयों का निशाना बनूं। मेरा उठना बैठना डॉक्टर्स की कम्युनिटी में है और इमामा हाशिम की मेरी बीवी के तौर पर वापसी मुझे स्कैंडलाइज कर देगी। तुमसे शादी करके मैं लोगों की नजरें नहीं चुराना चाहता। तुम इतने साल कहाँ रही हो, कैसे रही हो, ये बहुत अहम सवालात हैं। मेरे पेरेंट्स को तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा और मुझे लोगों की नज़रों में अपना ये मकाम बरकरार रखना है। तुम बहुत अच्छी हो मगर लोग समझते हैं कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो और मैं किसी स्कैंडलाइज्ड लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई ये कहे कि मेरी बीवी का किरदार अच्छा नहीं है। आई होप तुम मेरी पोजीशन को समझ सकती हो। कॉफी के कप से उठता धुआं खत्म हो चुका था, मगर जलाल अंसर का चेहरा अभी किसी धुएं के पीछे छुपा नजर आ रहा था, या फिर ये उसकी आंखों में उतरने वाली धुंध थी जिसने जलाल अंसर को गायब कर दिया था। कुर्सी के दोनों हथों का सहारा लिए हुए वो उठ खड़ी हुई। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, उसने अपने आप को कहते सुना। खुदा हाफिज। आई एम सॉरी इमामा, जलाल माजरत कर रहा था। इमामा ने उसे नहीं देखा। वो जैसे नींद की हालत में चलते हुए कमरे से बाहर आ गई। शाम के 7 बज चुके थे। अंधेरा छा चुका था। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स और निवन साइन
और न्यून साइन बोर्ड्स रोशन थे। सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। उस पूरे रोड पर दोनों तरफ डॉक्टर्स के क्लिनिक थे। उसे याद था किसी ज़माने में भी उसकी ख्वाहिश थी कि उसका भी ऐसा ही क्लिनिक हो। उसे यह भी याद था कि वो भी अपने नाम के आगे इस तरह क्वालिफिकेशंस की एक लंबी लिस्ट देखना चाहती थी, बिल्कुल वैसे है जिस तरह जलाल अंसर के नाम के साथ थी। बिल्कुल वैसे है जिस तरह उस रोड पर लगे हुए बहुत से डॉक्टर्स के नाम के आगे थी। यह सब हो सकता था, यह सब मुमकिन था, उसके हाथ की मुट्ठी में था, अगर वो बहुत साल पहले अपने घर से ना निकली होती। वो बहुत देर तक जलाल के हॉस्पिटल के बाहर सड़क पे खड़ी खालिद ज़हनी की कैफियत में सड़क पे दौड़ती ट्रैफिक को देखती रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कहाँ जाए। उसने एक बार फिर मुड़कर हॉस्पिटल के माथे पे जगमगाते इलेक्ट्रिक बोर्ड पे डॉक्टर जलाल अंसर का नाम देखा। तुम अच्छी लड़की हो, मगर लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझते। उसे चंद मिनट पहले कहे हुए उसके अल्फाज याद आए। वहां खड़े उसे पहली बार पता चला कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक तरफा मोहब्बत में गुजारी थी। जलाल अंसर को उससे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, न 8.5 साल पहले न ही अब। उसको सिर्फ इमामा की ज़रूरत नहीं थी, उसके साथ मुंसलिक बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत थी। उसका लंबा चौड़ा फैमिली बैकग्राउंड, सोसाइटी में उसके ख़ानदान के नाम और मर्तबा, उसके ख़ानदान के कॉन्टेक्ट्स, उसके ख़ानदान की दौलत, जिसके साथ नत्थी होकर वो जंप लगाकर रातों रात अपर क्लास में आ जाता। और वो इस खुशफहमी में मुब्तला रही कि वो सिर्फ उसकी मोहब्बत में मुब्तला था। उसका ख्याल था कि वो एक बार फिर उसके किरदार के हवाले से कोई बात नहीं करेगा। वो कम अज़ कम ये यकीन ज़रूर रखेगा कि वो गलत रास्ते पर नहीं चल सकती। मगर वो फिर गलत थी। उसके नज़दीक वो सेकेंडलाइज्ड लड़की थी जिसके दिफा में अपनी फैमिली या दूसरे लोगों से कुछ कहने के लिए उसके पास कोई लफ्ज़ नहीं था। 8.5 साल पहले घर छोड़ते हुए वो जानती थी कि लोग उसके बारे में बहुत कुछ कहेंगे। वो अपने लिए कांटों भरा रास्ता, जहर उगलती जुबानें और तंज करती नजरें चुन रही थी। मगर ये उसने कभी नहीं सोचा था कि उन लोगों में जलाल अंसर भी शामिल होगा। जहर उगलती बातों में एक जुबान उसकी भी होगी। वो जिंदगी में कम अज कम जलाल अंसर को अपने किरदार के अच्छा होने के बारे में कोई सफाई या वजाहत नहीं देना चाहती थी। वो उसको कोई सफाई दे ही नहीं सकती थी। उसके लफ्जों ने 8.5 साल बाद पहली बार उसे सही मानों में हकीकत के तपते हुए सहरा में फेंक दिया था। वो मुआशरे के लिए आउटकास्ट बन चुकी थी। तो इमामा हाशिम, ये है तुम्हारी औकात, एक स्कैंडलाइज्ड और दागदार लड़की, और तुम अपने आप को क्या समझे बैठी थी। वो फुटपाथ पे चलने लगी, हर बोर्ड हर न्यूज़ साइन को पढ़ते हुए। वहां लगे बहुत से डॉक्टरों के नामों से वो वाकिफ थी। उनमें से कुछ उसके क्लास फेलोज थे, कुछ उससे जूनियर, कुछ उससे सीनियर, और वो खुद कहाँ खड़ी थी? कहीं भी नहीं। तुम देखना इमामा, तुम किस तरह जलीलो ख्वार होगी, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। उसके कानों में हाशिम मुबीन की आवाज़ गूंजने लगी थी। उसने अपने गालों पर सियाल मादे को बहते महसूस किया। आसपास मौजूद रोशनियां अब उसकी आंखों को और चुंधियाने लगी थीं। जलाल अंसर बुरा आदमी नहीं था, बस वो नहीं था जो समझकर वो उसकी तरफ गई थी। कैसा धोखा था जो उसने खाया था, जानबूझकर खुली आंखों के साथ। वो भी एक मादा परस्त था, मुकम्मल मादा परस्त। सिर्फ उसका यह रूप उसने पहली बार देखा था, और इसके लिए ये सब नाकाबिल यकीन था। वो बुरा आदमी नहीं था, उसकी अपनी अखलाकियात थी। वो और उनके साथ जी रहा था। इमाम हाशिम को आज उसने वो अखलाकियात बता दी थी। उसने ऐसी तज़हीक और तहकीर 8 सालों में पहली बार देखी थी, और वो भी उस शख्स के हाथों जिसे वो खूबियों का मजमुआ समझती रही थी। और खूबियों के इस मजमुए की नज़रों में वो क्या थी? घर से भागी हुई एक स्कैंडलाइज लड़की। आंसुओं का एक सैलाब था जो उसकी नज़रों से उमड़ रहा था, और उसमें सब कुछ बह रहा था। सब कुछ उसने बेरहमी के साथ आंखों को रगड़ा। अपनी चादर के साथ गीले चेहरे को खुश्क करते हुए एक रक्शे को रोककर वो उसमें बैठ गई। दरवाज़ा सईदा अम्मा ने खोला था। वो सर झुकाए इस तरह अंदर दाखिल हुई कि उसके चेहरे पर उनकी नज़र ना पड़ी। कहाँ थी तुम इमामा? रात हो गई, मेरा दिल तो घबरा रहा था। साथ वालों के घर जाने ही वाली थी कि मैं तुम्हारे ऑफिस जाकर तुम्हारा पता करे। सईदा अम्मा दरवाज़ा बंद करके तशवीश के आलम में उसके पीछे आई थी। कहीं नहीं अम्मा, बस ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए देर हो गई। उसने उनसे चंद कदम आगे चलते हुए पीछे मुंडे बगैर उनसे कहा, पहले तो कभी तुम्हें ऑफिस में देर नहीं हुई, फिर आज क्या हो गया कि रात हो गई? आखिर आज क्यों इतनी ज्यादा देर रोका उन्होंने तुम्हें? सईदा अम्मा को अब तक तसली नहीं हो रही थी।
اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، آئندہ دیر نہیں ہوگی۔ وہ اسی طرح اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ کھانا گرم کر دوں یا تھوڑی دیر بعد کھاؤ گی؟ انہوں نے اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں کچھ دیر کو لیے سونا چاہتی ہوں، اس نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ درد کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی دوائی دے دوں یا چائے بنا دوں؟ سیدہ اماں کو اور تشویش لاحق ہوئی۔ اماں پلیز مجھے سونے دیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوئی تو میں آپ سے کہہ دوں گی۔ اس کے سر میں واقعی درد ہو رہا تھا۔ سیدہ اماں کو شاید اندازہ ہو گیا کہ اس کی تشویش اس وقت اسے بے آرام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، وہ جانے کے لیے پلٹی۔ امامہ نے اپنے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی، اس نے اسی طرح اندھیرے میں دروازے کو بند کیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اپنا کمبل کھینچ کر اس نے سیدھا لیٹتے ہوئے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ وہ اس وقت صرف سونا چاہتی تھی، وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ جلال انصر سے ہونے والی کچھ دیر پہلے کی گفتگو، نہ ہی کچھ اور۔ وہ رونا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اسے نیند کیسے آ گئی وہ یہ نہیں جانتی تھی، مگر بہت گہری نیند سوئی تھی۔